नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को। इसमें हमने पहले टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। पहला टॉपिक था हमारा टाइप ऑफ लाइब्रेरीज, और इस टॉपिक पर जो भी सवाल बन सकते थे वे सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। आप पुरानी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो टॉपिक अभी जो हमारा चल रहा है इसका नाम है लाइब्रेरी मूवमेंट्स, लाइब्रेरी एजुकेशन, लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशंस। इससे रिलेटेड जो भी सवाल हमारे टॉप बनते हैं वे सारे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। साथ ही दोस्तों, मैं ये आपको बता दूं कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को हम इंग्लिश में भी डेली अपलोड कर रहे हैं। तो जिन लोगों को इंग्लिश में ज़्यादा सही समझ आता है वे लोग इंग्लिश की वीडियोस को देख सकते हैं, और जिनको हिंदी में ज़्यादा सही समझ आता है तो वो हिंदी में देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और इसमें टॉपिक में पहला जो सवाल है हमारा वो है, मुदालियर आयोग का गठन कब गठित किया गया था। तो मुदालियर आयोग जो था इसका गठन कब किया गया था? इसका किया गया था 1952 में। देखिए, मुदालियर आयोग का गठन किया गया था 1952 में, और 1953 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी। ठीक है, 1953 में इसने रिपोर्ट पेश करी थी। 1952 में इसका गठन हुआ था। और जो मुदालियर का पूरा नाम है तो इनका पूरा नाम था लक्ष्मण मुदालियर, और ये स्कूल लाइब्रेरीज के लिए ये आयोग आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, ग्रंथालय समिति जो 1957 में आई थी किस संस्था द्वारा गठित की गई थी? तो ये की गई थी यूजीसी द्वारा, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा इसकी इसकी स्थापना या इसको गठित किया गया था। और जो ये यूजीसी थी, यानी यूजीसी कमेटी, रंगनाथन की जो कमेटी थी, ये हायर एजुकेशन के लिए थी, यानी उच्च शिक्षा के लिए इसका गठन किया गया था। और रंगनाथन की इस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन करी थी? इन्होंने करी थी कि 25 रुपये एक स्टूडेंट को और 300 रुपये एक स्कॉलर और टीचर्स पर खर्च किया जाना चाहिए यूनिवर्सिटी की ओर से। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन करी थी रंगनाथन कमेटी ने, ताकि लाइब्रेरी का उत्थान हो सके। आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको मैं ये भी बता दूं कि कमेटी एंड कमीशन को लेकर मैंने ये वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो वहाँ पे डिटेल में चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ से चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। अगला सवाल है हमारा, 1957 में गठित ग्रंथालय सलाहकार समिति यानी लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे केपी सिन्हा। केपी सिन्हा इसके अध्यक्ष थे, और ये जो कमेटी थी ये पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए गठित की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब और बता दो इसी के साथ कि कोठारी कमेटी जो है, ये कोठारी कमेटी 1964 में आई थी। ठीक है, ये 1964 में आई थी, और इनकी जो रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि पूरी यूनिवर्सिटी का करीबन 6.5 से लेकर 10% बजट कहाँ खर्च होना चाहिए? वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में खर्च होना चाहिए। ठीक है, ये रिकमेंडेशन इन्होंने करी थी। तो देखो, मैं ये एक्स्ट्रा जानकारी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे एग्जाम्स में एक्स्ट्रा जानकारी ये ज़रूर पूछी जाती है। ऐसा तो है नहीं कि फिक्स यही सवाल पूछ लिया जाए, सवाल तो इन ऑप्शन से भी बन सकता है ना। तो इसलिए मैं आपको साथ साथ और जानकारी दे रहा हूँ। जैसे अब बात करें रंगनाथन कमेटी की, तो रंगनाथन कमेटी 1957 में आई थी, और ये हायर एजुकेशन के लिए थी, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। और राधा कृष्णन जो कमेटी थी ये 1948 में आई थी, ये भी हायर एजुकेशन के लिए थी। और इन्होंने जो रिकमेंडेशन करी थी वो ये थी कि पूरी यूनिवर्सिटी का जो बजट है उसका 6% लाइब्रेरीज पर खर्च होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल इसका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है केपी सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, वाडिया कमेटी 1967 किस उद्देश्य से गठित की गई थी? ठीक है, तो वाडिया कमेटी का जो गठन किया गया था वो ग्रंथालय प्रशिक्षण की नवीन प्रविधियों को लेकर गठित किया गया था। देखिए, मैं उनकी जानकारी आपको डिटेल में दे दूंगा जिनसे और सवाल बन सकते हैं। बाकी जिनसे ज़्यादा सवाल नहीं बन सकते, एज इट इज़ पूछा जाएगा, उनको आप ऐसे ही याद कर लीजिए। अगला सवाल है हमारा, लाल समिति यानी लाल कमेटी 1970 मुख्य रूप से किस उद्देश्य से स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी एमलिब यानी मास्टर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस के लिए
ये कमेटी गठित की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत में ग्रंथालयों के अध्ययन के लिए वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज किसके द्वारा गठित किया गया था? तो जो ये वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज है, इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था, माफ़ कीजिए, वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज ऑन लाइब्रेरीज, इसका गठन किया गया था योजना आयोग द्वारा, यानी प्लानिंग कमीशन द्वारा किया गया था, और ये 1964 में किया गया था। ठीक है, 1964 में इसका गठन किया गया था, और ये पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज, इसका गठन योजना आयोग द्वारा 1964 में किया गया था, और ये पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, जो वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज है ऑन लाइब्रेरीज, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे VK RV राव, ये इनके अध्यक्ष थे। अगला सवाल है हमारा 71वां, कि ग्रेट ब्रिटेन में केन्यन कमेटी के लिए स्थापित की गई थी। किसके लिए स्थापित की गई थी केन्यन कमेटी? तो ये की गई थी स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए, यानी विशिष्ट लाइब्रेरीज के लिए की गई थी। अगला सवाल है हमारा, इंग्लैंड में रॉबर्ट रिपोर्ट किसकी सेवाओं की संरचना के बारे में थी? ठीक है, तो ये थी हमारे पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा, ग्रेट ब्रिटेन में पेरी कमेटी किस हेतु गठित की गई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन में इसकी स्थापना जो की गई थी वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के लिए की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, मुंबई के ग्रंथालयों के लिए एक समिति गठित की गई थी, उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसके अध्यक्ष जो थे वो थे हमारे A फैजी। आगे अगला सवाल है हमारा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, कि UGC कमेटी के अनुसार एक ग्रंथालय किस श्रेणी का कर्मचारी होता है? किस श्रेणी का कर्मचारी होता है? तो ये होता है प्रोफेशनल सीनियर प्रोफेशनल होता है, यानी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा व्यावसायिक वरिष्ठ। अब आपने देखा होगा कि लाइब्रेरीज में क्लर्क और टाइपिस्ट भी होते हैं, तो वो किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो मैं यही सवाल है, लिपिक और टंकक यानी क्लर्क एंड टाइपिस्ट ग्रंथालय में किस श्रेणी के अंतर्गत गिने जाते हैं? तो ये आते हैं हमारे अर्ध व्यवसायिक, क्योंकि ये लाइब्रेरी के अंदर प्रोफेशनल नहीं है, लाइब्रेरी में प्रोफेशनल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा, जो लाइब्रेरी में आपने देखा होगा एक टेक्निकल सेक्शन होता है, जिसके अंदर क्या किया जाता है? एक तो क्लासिफिकेशन किया जाता है और सूचीकरण किया जाता है, यानी कैटलॉगिंग की जाती है। तो जो वर्गीकरण कार्य है और सूची कार्य है, ये किस व्यवसाय के किस तरह की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनिष्ठ व्यवसायिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, पब्लिक लाइब्रेरीज यानी सार्वजनिक ग्रंथालय विस्तार सेवा का आकर्षित करती है। जो पब्लिक लाइब्रेरीज द्वारा एक लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस जो चलाई जाती है, वो किस तरह के लोगों को आकर्षित करती है? अट्रैक्ट किस तरह के लोगों को आकर्षित करने के लिए चलाई जाती है? तो वो मैं बता दूं, इसका आंसर है जनता को आकर्षित करने के लिए की जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइब्रेरी का यूज़ करें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, ग्रंथालय का विस्तार किसका एक विशिष्ट लक्षण है? ग्रंथालय का विस्तार, ये जो सर्विस है लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस, ये मुख्यतः किस तरह की लाइब्रेरीज के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है पब्लिक लाइब्रेरीज के द्वारा, ये पब्लिक लाइब्रेरी के लिए ज़्यादा यूजफुल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, इनमें से कौन सी सेवा ग्रंथालय विस्तार सेवा के अंतर्गत नहीं आती है? देखिए, लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस के अंतर्गत कौन सी सर्विस नहीं आती है वो हमसे पूछा गया है। तो लाइब्रेरी ऑन व्हील ये आता है, अध्ययन केंद्र ये भी आता है, और विभागीय ग्रंथालय ये भी आता है। हमारा आंसर हो जाएगा लाइब्रेरी जो कहानी का समय है, तो इसका आंसर हो जाएगा कहानी का समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों देखो, अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पर डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप वो कमेंट में लिख सकते हो। मैं उसके बारे में डिटेल में आपको वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझने में कहीं दिक्कत ना आए। जैसे लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस हो गई, लाइब्रेरी प्रचार समिति, माफ़ कीजिए, लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस हो गई, और लाइब्रेरी के और भी जो जो टॉपिक्स हो सकते हैं वो आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं उस पर एक वीडियो बना दिया करूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, मोबाइल लाइब्रेरीज यानी चल ग्रंथालय किस सेवा का एक भाग है? तो जो मोबाइल लाइब्रेरीज है ये किस तरह का एक पार्ट है किसका? तो ये पार्ट है हमारा लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, अध्ययन केंद्र, जो अध्ययन केंद्र है, प्रदर्शनी और अशिक्षितों के लिए अध्ययन की सुविधा आदि किसके रूप हैं? तो ये किसके रूप हैं? ये है हमारे प्रसार सेवा के, लाइब्रेरी एक्सटेंशन के ही ये पार्ट हैं। देखो, डीएसएसबी का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो लाइब्रेरियन का, तो वहाँ पे इस टॉपिक से तो सवाल पूछा जाता है और कन्फ्यूज़न इन्हीं में होती है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा कि जो हमारा प्रसार सेवाएं ग्रंथालय विज्ञान के किस नियम को संतुष्ट करती है? तो ये करती है हमारी, यानी यहाँ सवाल यही पूछा गया, मैं सवाल आपको समझा दूँ कि हमारे जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है उसके अंतर्गत लाइब्रेरी एक्सटेंशन किस नियम के अंतर्गत दिया गया है? तो ये दिया गया है 3rd लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, और 3rd लॉ क्या है हमारा? एवरी बुक हिज और हर रीडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विस्तार सेवा सामान्यतः दी जाती है, तो लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस जनरली दी जाती है। ये कहाँ पर दी जाती है? तो ये दी जाती है लाइब्रेरी के अंदर भी दी जाती है और लाइब्रेरी के बाहर भी दी जाती है। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल है, ग्रंथालय ने माफ़ कीजिए, रंगनाथन ने चल ग्रंथालय को क्या नाम दिया था? तो जो मोबाइल लाइब्रेरीज है उसको रंगनाथन ने क्या नाम दिया था? देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर है वो लिब्रासीन है। रंगनाथन ने लिब्रासीन ये नाम दिया था चल लाइब्रेरीज को। अब ये कैसे है? ये देखिए, 2 वर्डों से मिलकर बना है। लिब्रा यानी लाइब्रेरी, शीन मतलब होता है मशीन। तो ये शीन, लाइब्रेरी और मशीन, इस तरह भी आप समझ सकते हो कि ये 2 वर्डों से मिलकर बना है, लाइब्रेरी एंड मशीन। ठीक है, इन दोनों से मिलकर बना है और रंगनाथन ने यही नाम दिया था चल लाइब्रेरीज को, लिब्रा शीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के किस प्रदेश में सबसे पहले मोबाइल लाइब्रेरीज स्थापित किए गए थे? तो सबसे पहले रंगनाथन का जन्म जो था वो मद्रास में हुआ था, तो ये सर्विस भी सबसे पहले मद्रास में दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, विश्व में ग्रंथालय संबंधी शिक्षा का प्रथम स्कूल किसने प्रारंभ किया था? देखिए, जो फर्स्ट स्कूल था जो लाइब्रेरी के लिए, वो किसने स्थापित किया था? तो ये मेलविल डेवी ने किया था। और कब किया था? 1887 में किया था। ठीक है, 1887 में किया था, और ये कहाँ पर था? इसका नाम था स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, ग्रंथालय शिक्षा के क्षेत्र में विश्व में सबसे पहले प्रशिक्षण कहाँ पर हुआ? तो ये वही सवाल है, मेलविल डेवी ने कौन से स्कूल को स्थापित किया था? तो ये स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी स्थापित किया था 1887 में, और वो कहाँ पर किया था? तो वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत में ग्रंथालय संबंधी शिक्षा का श्री गणेश किसने किया था? तो भारत में जो सबसे पहले लाइब्रेरी एजुकेशन शुरू किया था वो किया था W.A. बॉर्डन ने। जी देखिए, W.A. बॉर्डन कब आए थे? 1911 में भारत में आए थे। इन्हें बुलाया किसने था? तो इन्हें बुलाया था हमारे सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड ने बुलाया था 1911 में, और इन्होंने सबसे पहले लाइब्रेरी एजुकेशन शुरू करा था इंडिया में। आगे सवाल है हमारा, भारत में 1937 में किस विश्वविद्यालय में ग्रंथालय विज्ञान में सर्वप्रथम डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था मद्रास विश्वविद्यालय में स्टार्ट किया गया था पीजी डिप्लोमा। ठीक है, पीजी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस के नाम से ये कोर्स स्टार्ट किया गया था। अगला हमारा सवाल है क्या है कि डॉक्टर मेलविल डेवी
डॉक्टर मेलविल डेवी ने किस वर्ष लाइब्रेरियनशिप में पहला स्कूल आरंभ किया था? तो ये किया था उन्होंने 1887 में। मैंने बता ही दिया, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के नाम से स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इंग्लिश में समझ आता है तो इंग्लिश में कर लीजिए, हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और अगर आप हिंदी में ज़्यादा समझ सकते हैं तो हिंदी में करिए। और अगर इनमें से किसी भी टॉपिक पर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप वो टॉपिक हमें कमेंट कर दीजिए, हम वो उस पर आपको वीडियो बना के दे देंगे।